क्या सिर्फ देखने से हाले दिल मालूम होता है? अक्सर देखने से हाले दिल नहीं मालूम होता है। शायर और कवि जिस दिल की बात करते हैं, वो वैज्ञानिक रूप से डॉक्टरी रूप में मन है। हमारा मन और मानसिक तकलीफें, मानसिक बीमारियां, ये अक्सर छिपी रहती हैं, पहचानी नहीं जाती। और इसीलिए मैं डॉक्टर निमेश जी देसाई आपके लिए लेके आया हूं अपने 40 साल के तजुर्बे के साथ OMH पर एक नई सीरीज, मेंटल हेल्थ A to Z, मानसिक स्वास्थ्य आदि से अंत तक। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समाज में अक्सर यह कहा जाता है कि बच्चों को ऐसी तकलीफें नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। आज हम बात करेंगे C फॉर चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो ये समझना जरूरी है कि बचपन की मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं और बीमारियां अगर न पहचानी जाए और उनका हल और इलाज न किया जाए, तो न सिर्फ बच्चे परेशानी में रहेंगे, लेकिन वो बच्चे जब वयस्क उम्र के होंगे तो एडल्टहुड में उनकी मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफें और बढ़ती रहेंगी। कौन सी आम मानसिक तकलीफें रहती है बचपन में? सबसे पहले एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग, कंडक्ट डिसऑर्डर या बर्ताव की कुछ समस्याएं, स्कूल रिफ्यूजल या एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर जाना, डिप्रेशन, यहां तक कि सुसाइड बिहेवियर और सुसाइड भी देखे गए बच्चों की उम्र में, पीयर ग्रुप का असर, फूड फैक्ट्स, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस और ये जो वर्तमान आधुनिक जीवन की समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्याएं बचपन में देखी गई हैं और न सिर्फ अस्पतालों में, लेकिन कम्युनिटी में, परिवारों में ये बीमारियां पहचानी जाने लगी हैं। बच्चों की मानसिक तकलीफें और बीमारियां बहुत बार न सिर्फ बच्चों के अपने खुद के कारण से होती है, लेकिन ये भी पाया गया है कि बच्चों की मानसिक परेशानी अक्सर प्रतिबिंब होता है, इंडिकेटर होता है, या तो परिवार में या फैमिली में या पेरेंट्स में कुछ समस्या चल रही है, या अपने दोस्तों के साथ पीयर ग्रुप में कुछ अनबन हो रही है, या स्कूल में और टीचर के साथ, स्कूल सिस्टम के साथ बच्चे का मेल नहीं बन रहा। तो अलग अलग कारण हो सकते हैं बच्चों की मानसिक तकलीफों के लिए। सामान्य रूप से 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 साल की उम्र तक हर बच्चे का ब्लैडर कंट्रोल डेवलप हो जाता है। तो बच्चा अपने ब्लैडर को खाली करने के लिए निशानी, इंडिकेटर समझने लगता है और जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है वो उसकी पूर्ण हो जाती है। कुछ बच्चों में प्राइमरी एन्यूरेसिस, जिसको कहते हैं, बेड वेटिंग की बुनियादी रूप से समस्या अगर शारीरिक और बायोलॉजिकल कारणों से है, तो उस बच्चे का ब्लैडर कंट्रोल कभी डेवलप होता ही नहीं है। 4, 5, 6 साल की उम्र के बाद बेड वेटिंग जारी रहता है। इसके लिए इलाज थोड़ा अलग होगा। दूसरे एक प्रकार की समस्या है जिसको कहते हैं सेकेंडरी एन्यूरेसिस। किसी बच्चे का ब्लैडर कंट्रोल 4 या 5 साल की उम्र में डेवलप हो गया, वो टॉयलेट ट्रेन हो गया। 6 या 7 या 8 साल की उम्र में कुछ गैप के बाद बेड वेटिंग फिर शुरू हो जाती है। सेकेंडरी एन्यूरेसिस अक्सर देखी जाती है पारिवारिक या कुछ मानसिक कारणों को लेकर, तो इसका एनालिसिस, असेसमेंट और इलाज अलग तरीके से होना होगा। जो प्राइमरी एन्यूरेसिस है उसका इलाज बुनियादी रूप से शारीरिक प्रकार से होगा। कुछ खास प्रकार के ब्लैंकेट हो, टॉयलेट ट्रेनिंग और इंटेंस कर दी जाए, और अगर जरूरत हो तो कुछ दवाइयां हैं जो काम आती हैं। सेकेंडरी एन्यूरेसिस का इलाज बच्चे के ध्यान से हटकर हमें थोड़ा परिप्रेक्ष्य बढ़ाना पड़ेगा। अक्सर ये देखा गया है कि जब यंग छोटा सा बच्चा 6 या 7, 8 साल का, अगर पेरेंट्स में, अगर फैमिली में कोई अनबन या आर्ग्यूमेंट्स देखता है, तो उसकी बेड वेटिंग शुरू हो जाती है। या अगर उसे स्कूल में कुछ समस्या है टीचर के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तो बेड वेटिंग शुरू हो जाती है। तो सेकेंडरी एन्यूरेसिस को समझने के लिए हमें साइकोलॉजिकल और सोशल एनालिसिस करना पड़ेगी। जो कारण है उसको समझना होगा और उसका हल करना होगा। अगर किसी बच्चे का एकेडमिक या स्कूल परफॉर्मेंस, नंबर और मार्क्स घट रहे हैं, या उसका इंटरेस्ट स्टडीज में कम हो रहा है, या कोई बच्चा स्कूल जाने से इनकार करता है कुछ और कारण बता के, तो स्कूल रिफ्यूजल या एकेडमिक परफॉर्मेंस का गिरना अक्सर सिर्फ एक लक्षण होता है किसी और गहरी तकलीफ का। एक बात और, जितना महत्व परिवार का और पेरेंटिंग का है, यकीनन उतना ही महत्व पीयर ग्रुप का है। जो मित्रगण और साथी है
तो पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू हैं। संक्षेप में कहें, आज के वक्त में बॉडी शेमिंग, किसी बच्चे को ये महसूस कराना कि तुम्हारा चमड़ी का रंग या शेप या वजन कम है या ज्यादा है, ये काफी कॉमन हो गया है। इसके कारण बच्चे परेशान होके अक्सर डिप्रेस भी हो जाते हैं। साथ साथ फूड फैक्ट्स, बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस के साथ साथ पाश्चात्य देशों की तरह हमारे समाज में भी अब देखने लगे हैं बहुत यंग एज में, 6, 7 या 10 साल की उम्र में एनोरेक्सिया या बुलिमिया, जिसको ईटिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसकी बायोलॉजिकल बेसिस भी पहचानी गई है, लेकिन बहुत सारे कारण सामाजिक और मानसिक हैं। तो बॉडी इमेज को लेकर बच्चे को एनोरेक्सिया या बुलिमिया का साइकिल यंग एज में भी शुरू हो सकता है। इन तकलीफों के साथ साथ अक्सर आम रोजाना जीवन शैली की जो तकलीफ है वो भी जुड़ जाती है, न सिर्फ वयस्कों में लेकिन बच्चों के लिए भी। उदाहरण के रूप में ओबेसिटी, वजन बढ़ जाना, या सिर्फ स्क्रीन टाइम पे एक्टिविटीज पे स्पेंड करना, और ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं जो मौजूदा जीवन में आम हो गई हैं। इन सब के लिए इलाज और हल ये रहेगा कि सबसे पहले बच्चे को जज न करें, बच्चे को क्रिटिसाइज न करें, बच्चे को ऐसा फील न होने दें कि वो कोई विचित्र बर्ताव कर रहा है। न सिर्फ हर एक व्यक्ति, लेकिन हर एक बच्चा अपनी एक पर्सनालिटी, अपने एक हालात, अपना एक संदर्भ लेके जीवन जीता है। तो टीचर्स, स्कूल काउंसलर्स, पेरेंट्स और हम सबको समाज में ये ध्यान रखना, समझना अच्छा होगा कि हर बच्चे की तकलीफ अपने संदर्भ में समझी जाए। अगर घर में बातचीत करके, बच्चे से बातचीत करके अगर समस्या सुलझाई जा सकती, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हर एक स्कूल में आजकल काउंसलर्स हैं, काउंसलर से बात किया जाए। अगर जरूरत पड़े तो अस्पताल में या मेंटल हेल्थ सेंटर में मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से सलाह करें। इसमें झिझक बिल्कुल न करें। परिवार का कोई व्यक्ति या पेरेंट्स अक्सर ये मानने से, स्वीकार करने से बहुत हेजिटेट करते हैं कि बच्चे को साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से कंसल्ट कराने की जरूरत है। ये बिल्कुल बेवजह है, बहुत जरूरी है, बल्कि ज्यादा जरूरी है कि बच्चों की मानसिक तकलीफ या बर्ताव की जो तकलीफें हों, उनके लिए काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट से बात की जाए, उस बच्चे की तकलीफ उसके संदर्भ में समझी जाए। बदलते हुए समाज के साथ अक्सर हम ये भी देखते हैं कि बच्चों का जो बर्ताव है वो बदलता रहता है। और आधुनिक समाज में 21वीं सदी में पेरेंट्स और घर के बड़े अक्सर ये पाते हैं कि तंबाकू सेवन, सिगरेट या ऐसा कुछ केसेस में अल्कोहल, मदिरा का सेवन, या ऐसी कुछ तकलीफें बर्ताव की जो क्रिमिनल बॉर्डर पे जा रही हो, ये भी देखा गया। और जाहिर है ऐसे मौकों पे पेरेंट्स का और घर वालों का रिएक्शन बहुत नेगेटिव होता है, प्यूनिटिव होता है बच्चे को सबक सिखाने का। ये कतई ना होने दें। ज्यादातर मौकों पे ये जो बर्ताव की समस्याएं हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर या रिबेलियन, वो सिर्फ एक आंतरिक मानसिक तनाव का लक्षण होता है। तो हमें उस बच्चे की मानसिक स्थिति को समझ के, उससे बातचीत करके उसका हल करना चाहिए। कुछ केसेस में अगर पर्सनालिटी की समस्या डेवलप हो रही है तो उसके लिए प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लें। बच्चों को समझने के लिए, बच्चों के साथ दोस्ती बनाने के लिए, बच्चों के साथ बच्चों की तरह बर्ताव करके हम शायद उनको समझ सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ बच्चों में, हमें परिवार में या अड़ोस पड़ोस में तकलीफ नजर आए तो एक बात का ख्याल रखें। उम्र के मुताबिक बच्चे शायद शब्दों में अपनी तकलीफ बयान नहीं कर पाएंगे। तो 6-7 साल की कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें हमें बहुत इनडायरेक्ट इंडिकेटर्स देखने पड़ेंगे। हाँ, 6-7-8 साल की बाद के जो बच्चे हैं उनसे बातचीत हो सकती है, वार्तालाप से मालूम हो सकता है कि तकलीफ क्या है। सबसे महत्व की बात यह है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव 360 डिग्री असेसमेंट होना होगा। परिवार की और पेरेंट्स की स्थिति, जो साथी हैं, पीयर ग्रुप और फ्रेंड्स, और स्कूल की सिचुएशन, इन सबको ध्यान में लेना होगा बच्चों की तकलीफ को समझने के लिए। आइए अब बात करते हैं हमारे दूसरे एपिसोड के बारे में। हमने बात की थी बी फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। आपके बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे सजेशंस हमारे पास आए हैं। 2 मुद्दे जो चर्चा के लायक है, जो मैं ब्रीफली बात करना चाहूंगा। एक प्रश्न ये उठा कि अब क्या बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन एक ही चीज है या अलग अलग है। संक्षेप में ये बता दिया जाए
डिप्रेशन के बहुत सारे प्रकार हैं। एक प्रकार डिप्रेशन का है जो बाइपोलर डिसऑर्डर के भाग रूप होता है, मेनिया और डिप्रेशन। आगे चल के बाकी डिप्रेशन की बात करेंगे। और दूसरा प्रश्न जो अक्सर उठता है और आप लोगों ने भी पूछा है, क्या बाइपोलर डिसऑर्डर का संपूर्णतः इलाज या क्योर संभव है? अच्छी खबर यह है कि न सिर्फ मानसिक बीमारियों के अंतर्गत लेकिन पूरे स्वास्थ्य फील्ड के अंतर्गत, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, बाइपोलर डिसऑर्डर का न सिर्फ ट्रीटमेंट पॉसिबल है, प्रोफिलैक्सिस और प्रिवेंशन पॉसिबल है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी हमें पहचान हो गई है, ब्रेन में मैकेनिज्म पता चल गए हैं और उनका प्रिवेंशन पॉसिबल है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्योर और ट्रीटमेंट में थोड़ा सा फर्क है। क्योर का मतलब यह है कि बीमारी फिर कभी होगी नहीं और जड़ से हमने हटा दी। ये संभव नहीं है, न सिर्फ बाइपोलर में, बहुत सारी बीमारियों में ट्रीटमेंट संभव है। व्यक्ति विशेष का जिसको बाइपोलर की तकलीफ हो वो अपना जीवन आम नॉर्मल लाइफ बिता सकता है, ये निसंदेह है। तो हमने बात की ए, बी और आज सी फॉर चाइल्डहुड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की। ए, बी, सी, डी। क्या आपको लगता है कि मैं आपको बताऊंगा कि डी से क्या बात करेंगे? मैं नहीं बताऊंगा अभी। आप भी सोचिए और हम अगली बार बात करेंगे डी से।